नमस्कार मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत से इसको स्टडी करेंगे कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। तो सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की जो नीति है उसके संबंध में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और अपने नोट्स में जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। और मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप पूरा इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है इसमें, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, किस लिए बनाई गई है और इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट रखे गए और इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति आई थी, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वाले जो है टॉपिक में किया जाएगा। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, पहली बात तो ये है कि ये लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। किस शब्द से हुई है? ये लैटिन भाषा से हुई है, ठीक। और इसके बाद जो है ये जिस लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुआ है वो कौन सा शब्द है? एजुकेटम, ठीक है। तो ये यूजीसी नेट में पूछा गया कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुई है वो कौन सा शब्द है? तो एजुकेटम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण कार्य करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? शिक्षण कार्य करना। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर शब्द से भी हुई है, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति एजुकेयर शब्द से भी हुई है। शिक्षा शब्द अगर हम बात करें तो ये किस भाषा का है? तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा का ये शब्द है और शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने अथवा जो है विकसित करने की क्रिया से है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि जो बालक है उसका जो भी उसकी इंटरनल्स जो उसकी शक्तियां हैं उसको कैसे बाहर लाया जाए और उसे कैसे विकसित किया जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है शिक्षा, ठीक है। जिससे यानी जो बालक है वो अपने इस आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करके अपना विकास कर सकता है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है। तो जो भी उसका जो डेवलपमेंट है, जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो और जो मानसिक डेवलपमेंट है वो, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इस यानी कि विकास को प्रभावित करेंगे, तो उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे किसी वीडियो में। अभी आपने शिक्षा का अर्थ समझा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझा। अब महत्वपूर्ण जो इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको समझिए। शिक्षा के संबंध में सबसे पहले 1854 ईस्वी में वुड का डिस्पैच आता है, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सीधा सीधा एमसीक्यूज बनता है, यानी बीए, एमए और जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीसीएस में और भी अन्य टीईटी के एग्जाम में, कि शिक्षा का जो यानी कि मैग्ना कार्टा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वो किसे कहा जाता है? तो 1854 में वुड का जो डिस्पैच आता है उसे जो है हम लोग शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। या ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे कौन? जो वुड थे, चार्ल्स वुड जो है वो क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना बनाकर सुझाव पत्र भेजा था। किसको भेजा था? लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। और इसी सुझाव पत्र को जब भेज दिया तो ये इतना व्यवस्थित तरीके से विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा का प्रस्ताव था, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था और इसको जो है मल्टी डायमेंशन जो है यानी अप्रोच के तहत इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए
कौन सा सिद्धांत जो है सामने आया था, तो ये सिद्धांत एक आया है जिसे हम लोग फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सीधा सीधा पीसीएस के, टीईटी के और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, ठीक है, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर से बना हुआ है, छनाई का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब छनाई का सिद्धांत क्या था, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीय लोग जो है देखने में रंग और रूप से क्या हैं, काले हैं, लेकिन इनको अगर अंग्रेजी की शिक्षा दिया जाए तो ये अंदर से क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। और अंग्रेजी की शिक्षा जब इन लोगों तक पहुंचेगी तो जो भी यानी कि बड़े बड़े पद हैं, जो लोग अंग्रेजी को सीख लेंगे उनको जो है बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाएगा। तो जो अंग्रेजी का लाभ है वो जो है धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाएगा और देखने में भारतीय जो है रंग और रूप से काले होंगे, लेकिन वो अंदर से क्या हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। तो ये लॉर्ड मैकाले का फिल्ट्रेशन थ्योरी था और भारत में भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया गया, लेकिन बाद में ये फिल्ट्रेशन थ्योरी सफल नहीं हुई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि भारत में जब फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात किया गया तो आप देखेंगे क्या बोलते हैं, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, कहा गया इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो लोगों को काम मिलेगा, मजदूरी जो है मजदूरों को मिलेगी, मजदूर ज़्यादा काम पर आएंगे, उनके जीवन का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा, जिससे यानी कि उनको भी लाभ होगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब उद्योग इस्टेब्लिश हुए तो जो पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई, जब उनको लाभ होने लगा तो पूंजी का वो संकेंद्रण करने लगे, जिसके वजह से अमीर वर्ग अमीर होता चला गया और निर्धन वर्ग जो है निर्धन होता चला गया। जो श्रमिक थे उनका जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ पाया और जो अमीर लोग थे जिन्होंने पूंजी लगाई थी, उद्योग लगाए थे, वो जो है क्या करते रहे, उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और वो और अधिक पूंजीपति होते गए। जैसे आपने कार्ल मार्क्स को सुना होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात किया, तो जो पूंजीपति वर्ग है और जो श्रमिक वर्ग है, तो पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है क्या करता है, सरप्लस वैल्यू ऑफ जो है जो लेबर है यानी कि श्रम का अतिरिक्त सिद्धांत उसकी बात करता है। तो उसमें वो कहता है कि यानी जो लेबर से काम कराया जाता है, मान लो लेबर काम कर रहा है 8 घंटे, उसको मजदूरी दिया जा रहा है 3 घंटे के बराबर, ठीक है, जिससे उसका जीवन निर्वाह चल सके। तो जो 5 घंटे बचा हुआ है, ये 5 घंटे क्या है, ये सरप्लस है, जिसका जो है क्या करते हैं पूंजीपति जो है यानी कि यूज करते हैं और अपने जो है लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी किसका है, लॉर्ड मैकाले का है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो है किसे बनाया गया था, अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब यूजीसी के एग्जाम के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी की अगर बात करें, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को होती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो यानी कि संवैधानिक जो दर्जा है वो 1956 को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डीपी सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है यूजीसी के एग्जाम में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई कब, 53 में, और इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1956। तो अगर एग्जाम में 53 वाला ऑप्शन नहीं दिया है, 56 दिया है, तो आपको 56 लगाना है, ठीक है। अब भारत में पहली शिक्षा नीति की जब बात करेंगे तो पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा पारित किया गया था, तो पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 ईस्वी में बनी। वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी थी। तो पहली भारत की शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के यानी कि शासनकाल में बनाई गई, जो कि कब बनी, 1968 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जिसमें बात क्या किया गया था कि 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि जो भी 14 वर्ष तक के जो भी बालक और बालिका हों उनको जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। इसमें और क्या किया गया, क्षेत्रीय भाषा में सीखने पर बल दिया गया कि जिसकी जो ओरिजिनल
रीजनल लैंग्वेज है उसको उस भाषा में शिक्षा दिया जाए। इसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था, यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है। पहली शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, क्षेत्रीय भाषा के सीखने पर बल, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? इंग्लिश है, हिंदी और संस्कृत, यानी 3 भाषाओं के सीखने पर इस पर फोकस किया गया था कि 3 भाषाओं को जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान मिला। शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय लागू हुई, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को लागू किया गया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। ठीक है, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये भी सवाल पूछा जाता है। तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी पढ़ेंगे, शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान को जब पढ़ोगे तो आप उसमें देखेंगे कि शिक्षा जो है बालक के यानी कि अनुसार होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी पाठ्यक्रम ओरिएंटेड नहीं बल्कि जो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है वो होनी चाहिए, यानी बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा यानी प्रदान किया जाना चाहिए। बालक के जो है मानसिक स्तर को पहले चेक किया जाना चाहिए, फिर उसके अनुसार उसको जो है ज्ञान डिलीवर करना चाहिए, तभी वो ग्रहण कर पाएगा। नहीं तो पता चले अब बालक का मानसिक स्तर जो है बहुत निम्न स्तर का है और उसको आप बहुत उच्च स्तर से ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बालक जो है सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए यानी कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा को यानी प्रदान करना चाहिए। तो चाइल्ड ओरिएंटेड जो एजुकेशन है वो जो है प्रदान करनी चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, अब आगे आप देखिए 1985 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक और काम किया जो है, जो राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय है इसको स्थापित करने का काम किया। ठीक है, यानी ओपन यूनिवर्सिटियां भी जो है यानी क्या करने लगी? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने लगी और इनकी जो है स्थापना 85 में हुई। 1986 में शिक्षा नीति को जो यानी कि पुनः जो है लाया गया और 1992 में इसे मॉडिफाई किया गया पीवी नरसिम्हा राव के समय। ठीक है, तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव के समय में जो 1986 की दूसरी शिक्षा नीति आई, पहले 68 की आई, फिर उसके बाद 86 की आई और 86 की जो शिक्षा नीति है उसको 92 में मॉडिफाई किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये जो है इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 2 शिक्षा नीति हम लोग देख चुके हैं, एक 68 की, दूसरी 86 की और तीसरी अब आगे आपकी आएगी। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीसीएस की दृष्टि से, टीईटी की दृष्टि से, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ है। ठीक है, बीए और एमए के स्टूडेंटों से भी पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये नई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में अगर हम बात करेंगे तो 86वां संविधान संशोधन 2009 जो किया गया था उसमें आर्टिकल 21 जोड़ा गया। 21A के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो शिक्षा को जो है क्या किया गया? मूल अधिकार, यानी अब एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत यानी सम्मिलित हो गई है। तो अब शिक्षा को हम लोग मूल अधिकार मानते हैं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया? इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया। किस अधिनियम के तहत जो है शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है? 2009 है। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, और इसके तहत आर्टिकल कौन सा इसमें यानी कि तहत प्रावधान किया गया? आर्टिकल 21 के तहत इसका प्रावधान किया गया कि अब शिक्षा जो है क्या हो गया? मूल अधिकार आपका हो गया, यानी फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की आप बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अगर आप सोर्स में देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के समय। और अगर बात करेंगे शिक्षा के जो यानी जो मूल अधिकार हैं तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल जो है 32 तक आपको जो है यानी कि समानता का अधिकार, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें मूल अधिकार में ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा यानी उपलब्ध सरकार कराएगी।
अब कभी कभी प्रश्न बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आया और 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी की अध्यक्षता में इसको यानी लागू किया गया। इसमें कहा गया पढ़े भारत बढ़े भारत, और इसका ये क्या है, उप अधिनियम है। ठीक है, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का जो है क्या है, ये उप जो है अभियान है। अब आगे आप देखिए जो है कुछ जो है यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ये आप इम्पोर्टेंट है, आप एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, हम लोग जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। आपने देखा होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यानी कि स्मृति में जो है हम लोग क्या करते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। ये आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब बात हम लोग करेंगे 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके महत्वपूर्ण पहलू पर, यानी कि ये तीसरी शिक्षा नीति है। और अगर हम बात करेंगे 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दिया गया इसको, 29 जुलाई 2020 को। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 34 वर्ष पुरानी जो शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, ये उसका स्थान लेगी। 86 वाली नीति को 1992 में मॉडिफाई किया गया था। तो ये पहली शिक्षा नीति क्या है, यानी कि 1968 की, दूसरी कब की है 86 की, और तीसरी कब की है 2020 की। ठीक है, 21वीं सदी की यानी 2020 की पहली शिक्षा नीति है। 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को यानी कि इसने रिप्लेस किया है, जो 34 साल पुरानी यानी 86 के बाद अब ये लागू हुई है। अब प्रारूप इसका तैयार करने के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो यानी कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया गया था। आपको ये याद में रखना है कि नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया गया था। अब यानी कि जो शिक्षा नीति लागू की गई, हम आप देख रहे हैं सब लोग, जो हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल की बात चल रही है। हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में जो है सतत विकास की बात चल रही है, और सतत विकास का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको बता दें पीसीएस में पूछा जाता है कि यानी कि जो ब्रेंटलैंड कमीशन था, वुड्सलैंड आयोग, यानी कि वुड्सलैंड आयोग, ठीक है, वुड्सलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित किया था। और यानी कि उसमें बताया था कि वर्तमान पीढ़ी को इस तरीके से संसाधनों को यूज करना है जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें, यानी तो प्राकृतिक संरक्षण पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, अब जो है सतत विकास के संबंध में 1992 की अगर बात करेंगे तो आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील का शहर है, और वहाँ पर जो है फर्स्ट अर्थ समिट होता है। कब होता है, 22 अप्रैल को। इसलिए आप देखते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो वहाँ पर 1992 को जो है फर्स्ट अर्थ समिट होता है, और 22 अप्रैल को ये होता है, इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 1992 में जो है क्या किया गया, यानी कि सतत विकास के संबंध में जो है यानी कि फर्स्ट अर्थ समिट को रखा गया, और उसमें जो भी समस्याएं थीं जैसे ग्रीन हाउस गैसों की प्रॉब्लम्स थी, विकसित राष्ट्र जो है गरीब राष्ट्रों को जो है क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रकृति का संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात होती है, और एजेंडा 21 उसमें पारित होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, एजेंडा 21 जो है यानी पारित हो, यानी एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, अब एजेंडा 21 को आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूरा, क्योंकि 2015 में जो है आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 17 सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जो 2030 तक सभी कंट्रियों को जो है अचीवमेंट करने की बात किया गया कि सभी अचीवमेंट करेंगे। और SDG गोल जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल कहते हैं, उसके पहले नंबर गोल में क्या है, यानी टू रिमूव हंगरनेस। ठीक है, यानी कि भुखमरी को ख़त्म करना है। दूसरे SDG गोल्स में क्या है कि गरीबी को ख़त्म करना है। ठीक है, इस तरीके से
अब आप देखेंगे तीसरे गोल में, चौथे गोल में क्या रखा गया, एसडीजे के 17 गोल्स हैं। 17 गोल में एसडीजे जो गोल नंबर 4 है वो आपको बताएगा कि वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार 2030 तक विश्व के सभी के लिए क्या किया जाए, समावेशी समान गुणवत्ता मुक्त जो है शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य, यानी 2030 तक सभी को शिक्षा प्रदान किया जाए, जिसमें शिक्षा की जो बात किया गया वो समावेशी तरीके से, जिसमें सभी व्यक्तियों को जो है गुणवत्ता युक्त जो है फ्री एजुकेशन सुनिश्चित करने की बात किया गया, जिससे सभी लोग जो है क्या करें, जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दें, जिससे और अधिक वो है डेवलपमेंट कर सके। अब हम बात करेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो इसके मूलभूत सिद्धांत है, पहला ये कि बालक की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकार करें, उनको पहचानें, उनके विकास को प्रोत्साहित करें। आपने देखा होगा यानी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो सिंगल एंट्री के साथ, यानी सिंगल एंट्री का मतलब है कि बच्चा जो है एक बार क्या करेगा, यानी कि प्रवेश लेगा और मल्टीपल एग्जिट के साथ जाएगा, यानी उसके साथ उसको जो है मल्टीपल मतलब बहुआयामी जो है यानी उसके अंदर प्रतिभा डाल दिया जाएगा, जिससे जब वो बाहर निकलेगा तो यानी कि बहुआयामी विकास के यानी पहलुओं को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी गई है उसके आगे वो आगे अवसरों को ढूंढेगा और अपनी क्षमताओं का विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। तो क्या कहा गया कि बालक की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानिए, उनको एक्सेप्ट करिए और उनके विकास के लिए उनको प्रोत्साहन करिए। दूसरा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सर्वाधिक प्राथमिकता, यानी कि जो बेसिक यानी कि जो लिटरेसी है उसके नंबर्स को बढ़ाना है, क्योंकि लोग जो है पढ़ना लिखना सीख जाएं और समझने की भी उनके अंदर क्षमता आ जाए, तो इसको प्रायोरिटी देना है कि जो है क्या बोलते हैं व्यक्ति क्या करे, यानी कि साक्षरता दर को बढ़ाए और जो है उसके नंबर्स में इंक्रीजमेंट हो। तीसरा आप देखेंगे अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया, मतलब अवधारणात्मक समझ का मतलब है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि बालक जो है केवल अभी तक आपने देखा होगा जीके और जीएस में डिफरेंस, ठीक है। तो जीके मतलब जनरल नॉलेज, जैसे आपसे पूछा जाए अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, अब आपने बता दिया इस डेट में हुआ था, तो ये जीके का प्रश्न है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर ने जिन जिन युद्धों को लड़ा उनके बारे में आप क्या समझते हैं, या उनसे आप क्या समझे, या उनका क्या निष्कर्ष निकला, या वो युद्ध क्यों लड़े गए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो इसलिए जीके और जीएस में ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि जो अब बालक अभी रटते थे, अब रटने पर यानी कि जोर ना दिया जाए, बल्कि उनको समझ विकसित किया जाए, यानी उनको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उस अवधारणा पर जोर दिया जाए, जिससे वो चीज़ों को समझने में ज़्यादा जो है यानी अपनी रुचि दिखाएं और चीज़ों को समझें। अगला क्या है, रचनात्मक और तार्किक सोच और नवाचार को प्रोत्साहन किया जाए। इसका मतलब है कि इनोवेटिव टाइप्स की जो है यानी आइडियाज़ बालक के मन में या उसके मस्तिष्क में डाले जाएं, ताकि वो जो है नए अनुसंधानों को खोज सके, नई नई चीज़ों के बारे में इनोवेशन कर सके। और तार्किक मतलब वो यानी कि इस तरीके से अपना तर्क कर सके कि क्या सही है क्या गलत है और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। और रचनात्मक यानी क्रिएटिव जो है उसका दिमाग क्रिएटिव तरीके से डेवलप किया जाए, कि वो जैसे मान लो आर्ट का स्टूडेंट है तो वो कुछ चीज़ों को ऐसे भी डेवलप कर ले अपने मस्तिष्क में कि इसके अंदर क्यूरोस जो जागरूकता है, मान लो सृजनशीलता है, उसको यानी कि वो अपने क्षमता से विकसित करे और नई चीज़ों को जो है क्या करे से इनोवेट करने का प्रयास करे। बहुभाषिक और अध्ययन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करना, यानी बहुभाषिक का मतलब है कि आप हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, जो भी यानी कि लैंग्वेजेस हैं, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि बालक जो है सिंगल लैंग्वेज के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी क्या करे ग्रहण कर सके, और अन्य भाषाओं में भी क्या किया जाए, अध्ययन और अध्यापन किया जाए। मतलब जैसे अभी आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो आपको संस्कृत भी सिखाई जाए, जिससे कि आप संस्कृत का भी
ज्ञान रख सके, पाली भी सिखाई जाए, यानी ऐसी भाषाओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए जिसमें अन्य चीज़ों को आप समझ सकें, उनके लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो उसमें लिखा गया। फिर अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसका कंटिन्यू इवैल्यूएशन भी किया जाए, यानी सतत तरीके से सस्टेन इवैल्यूएशन भी किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो इवैल्यूएट करके जो शिक्षण विधियां हैं उसमें संशोधन किया जाए, नए तरीके से जो शिक्षण की विधियां हैं उसमें शिक्षक समझे कि कौन सी विधि से इसको समझाना है, उदाहरण दे करके समझाना है या प्रश्न पूछ करके उसके उत्तर को समझाना है, व्याख्या करके समझाना है, कैसे समझाना है, उसके मस्तिष्क में कैसे वो चीज़ें जाएंगी, उसको जो है इवैल्यूएट करके जो है आगे कंटिन्यू करना है। फिर अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस नीति की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए जो है एक, यानी कि जो उत्कृष्ट लेवल है ना, उस यानी उस तरीके का, यानी कि रिसर्च वर्क में जो है महत्वपूर्ण योगदान हो सके, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इम्प्रूव हो सके और उसका डेवलपमेंट हो सके, और नए तरीके से जो यानी शोध है उस पर भी जो है क्या हो, यानी कि चीज़ें निकल करके आएँ। जैसे आपने देखा होगा इस समय प्रधानमंत्री जो है क्या कर रहे हैं, शोध पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जय जवान जय किसान, ये नारा किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जय जवान जय किसान किसका, लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इसमें आ गया जय अनुसंधान, ये किसका हो गया नारा, ये हो गया है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो है ये नारा हो गया। ठीक है, तो शोध पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो बजट आता है उस पर भी जो है यानी शोध के लिए जो है खर्च किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि नई नई चीज़ों को हम लोग डेवलप कर सकें और आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में पहुंच सकें, और इसके साथ साथ जो है यानी कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप कर सकें, जिससे कि अन्य देशों को जो है हम क्या कर सकें, वस्तुओं का एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव कर सकें। अगला है जीवन कौशल। ठीक है, जो आपका यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, उसके जो स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। ठीक है, तो आपको जीवन शैली को भी बेहतर कैसे करना है इसके बारे में भी जानना होगा। इसलिए आप देख रहे हैं योग पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। योग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत दिल्ली के राजपथ से हुआ था। ठीक है, और यानी कि आपसी संवाद, आप ग्रुप डिस्कशन करिए। ठीक है, आप जो है यानी सहयोग की भावना रखिए, और आप यानी ग्रुप में वर्क करिए, और आप फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि शिक्षा का और बेहतर तरीके से जो है यानी क्रियान्वयन हो सकेगा, और बालक को जो है चीज़ों को समझने में जो है ज़्यादा यानी कि समय भी मिलेगा, और वो चीज़ों को ज़्यादा समझ सकता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से नए नए विचार आएंगे। ठीक है, सहयोग करने से जो है व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेगा तो उससे और भी ज्ञान में वृद्धि होगी, और साथ में कार्य करने से एक शक्ति आती है, और यानी कि क्या होता है कि व्यक्ति जो है टीम भावना से काम करेगा तो वो काम जो है ज़्यादा यानी आगे तीव्र गति से बढ़ता है और सफल होता है। अब इसके में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदल कर रखा गया वो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए और विभिन्न जो है कंपटीशन के लिए। तो अब मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी उसको क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदल दिया गया। दूसरा है, बात करेंगे वर्तमान की जो है, तो जो वर्तमान में यानी 10+2 वाली जो स्कूल व्यवस्था थी 3 से लेके 18 वर्ष तक जो है जो यानी व्यवस्था बनाई गई है वो ये है। यानी इसका मतलब ये है कि अब बालक जो है कक्षा यानी कि जो तीन वर्ष का होगा तो 3 वर्ष में वो किस में एंट्री हो जाएगा, आंगनबाड़ी में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, आंगनबाड़ी, ठीक है, वहाँ उसका
नॉमिनेशन दर्ज हो जाएगा और वहाँ से फिर वो जो है आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। फिर जब वो 6 साल का हो जाएगा तो उसका नाम जो है क्लास 1 में लिखा जाएगा। फिर 6 साल से लेके 18 वर्ष तक जैसे ही वो पहुँचेगा तो वो जो है 12 यानी 10+2 की स्कूली व्यवस्था को पूरा कर लेगा, यानी वो 12वीं परीक्षा को क्या करेगा, उत्तीर्ण करेगा। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो है जो यानी कि फॉर्मेट है वो इस आधार पर है 5334। 5334 का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 3 से लेके 6 वर्ष तक की आयु जब तक जो है बालक की होगी तो ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल यानी कि या जो बाल वाटिका है यानी वहाँ तक जो है अब ये 5 साल तक रहेगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यानी कि ये जो है क्या करेगा, यानी कि जो बालक है 3 से लेके 6 वर्ष तक ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और वाटिका में जो है पढ़ेगा। फिर 6 से लेके 8 तक की आयु का जब बालक होगा तो 1 से लेके 2 तक पढ़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक का मतलब है यानी कि 3 और यहाँ जो है आप देखेंगे तो 3 + 3 कितना होता है, 6, ठीक है। तो 3 साल और 6 + 2 कितना होता है, 8। तो 3 और +2 कितना हो गया, 5, यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ये 5 का मतलब है कि जब बालक जो है कक्षा 2 तक पहुँचेगा तो यानी कि वो जो है जब 3 वर्ष का होगा तब एंट्री करेगा यानी कॉलेज में, यानी बैठना सीखेगा या आप देखते होंगे। फिर उसके बाद जब 8 वर्ष तक का हो जाएगा तो वो जो है यानी कक्षा 2 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद यानी कि 3 वर्ष उसको लगेंगे 2 से लेकर के 5 तक पढ़ने में। फिर जो है 5 से लेके 8 तक पढ़ने में 3 वर्ष लगेंगे। फिर 8 से लेके 12 तक पढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष। तो ये आप समझ गए होंगे कि 5334 का जो है नई व्यवस्था जो है न्यू शिक्षा नीति में बनाया गया, यानी इस पैटर्न पर ये आधारित है। तो आप इसको 4 डिजिट के मोबाइल नंबर से भी याद कर सकते हैं, 5334, ठीक है, या 5 + 334 की ये क्या है, यानी कि जो शिक्षा नीति है ये इसकी पद्धति है। 8 से 11 तक आप देख रहे हैं, कक्षा 3 से 5 तक, यानी कि यहाँ तक जो है यानी जब वो 11 वर्ष का हो जाएगा तो 11 वर्ष में होगा तो 5 पास कर लेगा। 11 से 14 तक वो 8 पास कर लेगा और 14 से 18 तक जब वो उसकी उम्र होगी तो वो जो है यानी क्या करेगा, 12 पास कर लेगा। यानी यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष और यहाँ क्या है 2 वर्ष और यहाँ क्या है 3 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से 5334 की ये जो है यानी कि इस प्रणाली पर ये आधारित नई शिक्षा नीति है। अब इसके पूर्व क्या था, 6 से 16 वर्ष तक जो है कक्षा 10 तक बालक पहुंच जाता था। तो 6 वर्ष यानी कि 6 से लेके 16 वर्ष तक अब क्या होगा, वो कक्षा 10 तक पहुंचेगा। पहले क्या था, पहले बालक जो है 5 वर्ष का होता था तो कक्षा 1 में नाम लिखा जाता था और जैसे ही वो जो है क्या होता था, यानी कि 5 वर्ष में 1 में आ गया, ठीक है। वो 10 वर्ष का होता था तो किस में पहुंच जाता था, यानी कि वो 5 में पहुंच जाता था और यानी कि जब वो 10वीं में पहुंचता था तो वो 15 वर्ष का हो जाता था। तो ठीक है, तो अब आप क्या है 1 वर्ष और बढ़ाना है, वो 16 का होगा तब 10वीं पास करेगा। अब 16 से 18 तक यानी कि वो 12वीं पास कर जाएगा। अब इस शिक्षा नीति में जो और चीज़ें हैं वो क्या हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन पर जोर दिया गया, ठीक है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया गया जिस पर जोर दिया गया कि ये जो है क्या करेगा, शिक्षा को प्रमोट करने का काम करेगा। 6वीं जो आप देख रहे हैं, 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात किया गया, प्रावधानों को इसमें इंटर्नशिप शामिल किया गया, ठीक है। तो अब आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए हैं कि अगर बालक को जो है क्या किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए तो जिससे वो क्या हो सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा। जैसे गांधी जी की आप बात करेंगे तो गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा की बात की और साथ में वो कहते थे कि बालक को जो है क्या बोलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए जिससे कि बालक जो है अपने काम को स्वयं कर सकेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकेगा। नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो विकसित किया जाएगा वो किसके द्वारा, एनसीईआरटी और एनसीएफएससी के द्वारा जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो जो स्कूली शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम है वो कौन तैयार करेगा, एनसीईआरटी और एनसीएफएससी। इसलिए अब आप देख रहे होंगे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें जो नए पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पर आधारित हो गए, ठीक है। तो अब उनकी किताबें और भी जो है क्या हो गई हैं,
अकाउंटेबल हो गई हैं, रिलायबल हो गई हैं और जो है इफिशियंस हो गई हैं, जिससे कि आप पढ़ करके अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। नीति में 5 तक मतलब ये बात किया गया, अच्छा होगा अगर कक्षा 8 या उससे आगे की जो शिक्षा दिया जा रहा है वो मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यानी इस नीति में ये कहा गया कि कक्षा 5 तक, यानी कि अगर बात किया जाए तो बालक को यानी कि 5 और 8 तक की जो यानी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो बेहतर मानी जाएगी अगर उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए या स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाए या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। यानी तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में यानी शिक्षा देने का कार्य किया जाए तो ये बेहतर होगा 5वीं और 8वीं तक। इसमें ये भी बात किया गया कि विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों पर और उच्च शिक्षा में भी संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाए और त्रिभाषा फार्मूले को शामिल किया जाए। ठीक है, तो जो 1968 में आपने देखा था त्रिभाषा जो फार्मूला था उसको बीच में जो है लैप्स कर दिया गया। आपने देखा 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा का बात नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पुनः ये बात किया गया कि उच्च शिक्षा में भी संस्कृत विषय का जो है विकल्प के रूप में चुनने के लिए दिया जाए कि बालक को यदि संस्कृत भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करना है तो वो शिक्षा प्राप्त करेगा और जो है संस्कृत में भी जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यानी जो टीचर है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ संस्कृत में भी पढ़ा सकता है और उसको जो है संस्कृत सीखना भी चाहिए जिससे कि वो जो है क्या कर सके, यानी शिक्षा प्रदान कर सके। तो अब आगे आप देखिए, इसकी आगे जो है बात कर रहे हैं शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक। ठीक है, NPST जो है इसकी बात किया गया। शिक्षकों के लिए जो है राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक जो है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 22 तक जो है विकसित किया जाएगा। तो एक मानक विकसित किया जाएगा शिक्षकों के लिए जो 2022 तक की बात किया गया था कि ये विकसित किया जाएगा। ठीक है, और 2025 तक ये बात किया गया नई शिक्षा नीति में कि जो यानी कि जेंडर एनरोलमेंट यानी कि ये रेशियो है, यानी कि जिसे हम लोग सामान्य नामांकन दर बोलते हैं, तो इसको यानी 50% जो है बढ़ाकर 50% तक लाना है, क्योंकि 2018 में ये क्या था यानी कि 26.3% था और 2055 तक की बात करेंगे तो इसमें जो है 50% तक यानी इसको ले जाना है। ठीक है, इसका मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जनरल का मतलब ग्रॉस का मतलब है यानी कि समग्र जो है नामांकन दर। इसका मतलब है कि बच्चे जो विद्यालय में अपना जिन्होंने नामांकन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको हम लोग बोलते हैं एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, अब आपने देखा होगा बच्चे नामांकन तो करा लेते हैं लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से बीच में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है पर यानी कि विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट की जो संख्या बढ़ रही थी उसको कम करना है। ठीक है, इसलिए जो है जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसकी बात किया गया कि इसको बढ़ा करके 50% तक कम से कम करना है। उच्च शिक्षण संस्थानों में बात किया गया कि 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बीटेक कॉलेज हो गए, BA हो गया, MA हो गया, MBA हो गया। ठीक है, या जो अन्य तरीके के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, या मेडिकल जो कॉलेजेस उनमें सीटों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में क्या किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में यानी भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि जो हायर एजुकेशन जो है कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका गठन किया जाएगा, इस शिक्षा नीति में बताया गया। फिर बात करेंगे कि शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य का एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। यानी आप देख रहे हैं कि डिजिटल भारत में हम लोग चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2014 में आया और जिसके द्वारा आप देख रहे हैं कि इस समय जो है पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड करना है तो आप जो है इजीली सेंड कर देते हैं। कोई चीज़ आपको पढ़ाना है तो अब आप डिजिटली
यानी कि अर्थव्यवस्था में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, कोडिंग पर आधारित चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड कॉलेजेस में आ गए हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड कॉलेजेस में आ गए हैं। तो इस तरीके से ये बात किया गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, डिजिटल कंटेंट की बात किया जाएगा और उस क्षमता का निर्माण किया जाएगा और इस उद्देश्य से जो है एक इकाई डेवलप किया जाएगा जो कि शिक्षा की ज़रूरतों को यानी पूरा कर सके और डिजिटली फॉर्म में जो है सारी चीज़ों को यानी कि बताया जाए, पढ़ाया जाए और जो है सिखाया जाए बच्चों को। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देखते हैं अगर बच्चों को पिक्चर कोई दिखा दिया जाता है तो उनके दिमाग में जल्दी कैच हो जाता है। तो इमेज जो है इमेज के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दिया जाए और डिजिटल बोर्ड होगा तो यानी टीचर जो है चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, इमेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, एनिमेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर बता सकता है। समय कम लगेगा, बच्चे के मस्तिष्क पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जल्दी वो सीखने के लिए यानी कि क्या होगा, तैयार होगा। तो इसलिए यानी कि डिजिटलीकरण पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय भौतिक प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण की बात किया गया कि यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी मंच तैयार किया जाए। सभी भारतीय भाषाओं के शिक्षण सभी भारतीय भाषाओं का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। जो भी हमारी भाषाएं हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है भाषाओं की बात किया गया और 22 भाषाओं को क्या किया गया, मान्यता प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा। विकास और जीवांत सुनिश्चितता करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, फारसी, प्राकृतिक जो है भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है ये क्या किया गया, ये डेवलप किया गया। यानी कि जो भी भाषाएं हैं उसके लिए इस पे पॉलिसी की बात किया गया जो क्या करेगी, पाली, फारसी, प्राकृतिक भाषाओं के लिए इसके लिए एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा जो जिसका नाम क्या रखा जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, IITI नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया जाएगा। तो कभी कभी MCQs ऐसा भी बन सकता है कि जो यानी कि IITI है वो किस लिए डेवलप किया गया, तो वो जो है यानी कि जो भी भाषाएं हैं पाली, फारसी, प्राकृतिक, इनको क्या किया जाए, यानी कि इनका संरक्षण किया जाए और इनके विकास को और इनको जीवांत बनाने की यानी बात किया गया, इनको जीवांत बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो नहीं तो ये विलुप्त हो जाए। ठीक है, शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वो क्या है, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ जो है साक्षरता को प्राप्त करना है। यानी कि जो यूथ और एडल्ट जो है लिटरेसी है उसको 100% तक लाना है और जिससे कि क्या होगा कि सभी लोग जो है यानी कि शिक्षा प्राप्त करेंगे और उस जो लिटरेसी है सभी लोग जो है क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो साक्षर किसे कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर होता है। ठीक है, लिटरेट पर्सन। शिक्षा के इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र आदि राज्य मिलकर काम करेंगे, जिसमें GDP में इसका योगदान यानी क्या होगा, 6% यानी हो सके। ठीक है, यानी इनका मानना ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के क्या करेंगे, यानी कि काम करेंगे जिससे कि जो GDP का जो यानी कि कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके और 6% तक हो सके GDP में। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 4.4% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, PCS के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि यानी केंद्र और राज्य मिलकर जो है यानी जो प्रयास करेंगे वो किस तरीके से कि सार्वजनिक जो है निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि यानी जो पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से हो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के इन्वेस्टमेंट यानी करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 6% जो है इंक्रीज कर सके। ठीक, ये इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके जो है क्या बोलते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और मैंने सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सबको कवर करने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यानी कि
इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसका यानी वीडियो का PDF है वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है यानी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।